Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑटो शंकर की कहानी के बारे में लगभग आधी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाया था और बताया था कि कैसे एक अपराधी पुलिस के साथ मिलकर एक नेक्सस बनाता है और फिर किस तरह पुलिस उनकी सारी गतिविधियों को एक मुजरा के तौर पे देखती है, कुछ कर नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि पुलिस उस खुद अपराधी के साथ एक गैंग बना करके ये सारी चीजें करता है। तो खैर, कहानी को मैंने बीच में ही छोड़कर आप लोगों से वादा किया था कि बाकी आधी कहानी मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो अब आगे की कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से मैंने पिछली वीडियो की कहानी को स्टॉप किया था। उनके शंकर के बारे में कहा गया था, क्योंकि शंकर ने ही अपने एक गुर्गे को भेजा था सुदालाई को बुलवाने के लिए, और सुदालाई से कहा गया था कि तुम दोनों के बीच जितनी भी गलत कामियां हैं वह चल करके सुलटा लेते हैं। उसके बाद वो उनके साथ शराब पीने लगते हैं और शंकर सुदालाई के लिए डिनर में अच्छे अच्छे खाने भी मंगवाता है। खैर, अब जब सारा खाना पीना होने के बाद सुदालाई बिल्कुल जब रिलैक्स हो जाता है तो उसे यकीन हो जाता है कि शंकर अब उससे बिल्कुल शायद गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो रात के करीब 9 बजे के आसपास शंकर अचानक से ललिता का टॉपिक छेड़ देता है और उससे पूछता है कि वो ललिता को अपने साथ कहाँ लेकर के गया है। उसके बाद जैसे ही वो यह बताने लगता है कि वो ललिता को लेकर के कहाँ कहाँ गया हुआ था, शंकर के अंदर का जानवर जागने लगता है और इससे पहले कि वो अपनी पूरी बात बताता शंकर को, शंकर गुस्से में उठता है और उसे धक्का देकर के जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि पहले तो तूने मेरी लड़की चुराई और अब तू मेरा धंधा भी चुराना चाहता है। इससे पहले कि सुदालाई कुछ बोलता, शंकर उसकी छाती पर अपना एक घुटना रखता है और इसी बीच एडलिन उसका पैर पकड़ लेता है और शिवाजी उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और बाबू एक तकिए को घुमाकर उसके गले में डालकर, एक तौलिए को घुमाकर उसके गले में डाल करके उसे खींचने लगता है, जिससे कि वह सांस लेने के लिए भी तड़पने लगता है। इसके बाद शंकर उसके प्राइवेट पार्ट पर अंधाधुंध लात बरसाने लगता है। काफी देर मारने के बाद भी जब वो अपना दम नहीं तोड़ता तो मोहन अपने हाथ से उसका मुंह और नाक भी दबा देता है और शंकर लगातार उसके पूरे शरीर पर लात मारे जा रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर अधमरा हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी सांसें भी रुक जाती है। मारने के बाद जो है शंकर उसकी लाश को जलाने का फैसला करता है और एडलिन और मोहन को पेट्रोल लेने के लिए भेज देता है। जिसके बाद एडलिन और मोहन अपनी एक पुरानी टीवीएस 50 मॉडल की मोपेड से पेट्रोल निकाल करके लाता है और इतने में बाकी के लोग उसकी लाश को, सुदालाई की लाश को पहली मंजिल से उतार करके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ले आते हैं। इसके बाद शंकर पहले तो सुदालाई की सोने की चेन और अंगूठी खोलता है, उसे उतार लेता है और फिर सारा का सारा पेट्रोल उसके शरीर पर डाल देता है। इसके बाद वो एक सिगरेट जला करके एक कश मारता है और फिर अब बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में माचिस की जलती हुई तीली सुदालाई के ऊपर फेंक देता है, जैसे कि अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है। इसके बाद वह सभी लोग उसकी जलती हुई बॉडी को कमरे में ही छोड़कर दरवाजा और खिड़की बंद करके घर के बाहर आकर बॉडी के जलने का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर बाद जब बॉडी में आग बुझ जाती है तब वो वापस कमरे में आते हैं और बॉडी के जो पार्ट्स नहीं जले थे उसे एक चादर में पैक करके एडलिन की कार के डिग्गी में डालते हैं और रात करीब 2:30 बजे वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक मुट्टूकर कोबियाड की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो बाकी के बॉडी के हिस्से को समुद्र में फेंक देते हैं और सुबह करीब 5 बजे वापस प्यार नगर पहुंच जाते हैं। जब शंकर वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पूरा कमरा आग लगने की वजह से काला हो गया था। इसीलिए वह उसी वक्त एक पेंटर और एक मिस्त्री को सोए में से उसे उठाकर बुलवाता है और उनसे कमरे की रिपेयर करवा करके नया पेंट करवा देता है, ताकि सारे सबूत मिट जाए और मिस्त्री और पेंटर को शक न हो। इसीलिए वह उन्हें एक मनगढ़ंत कहानी सुना देता है और कहता है कि यह सब उसके बेड में आग लगने की वजह से हुआ है। खैर, इसके बाद अगले 2 दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, पर उसके ही अगले ही दिन सुदालाई का पार्टनर रवि, जो कि 2 दिन पहले सुदालाई के साथ ताज होटल के नीचे से कस्टमर फंसा रहा था, शंकर और मोहन के घर पहुंच जाता है और सुदालाई के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ है। पहले दिन तो रवि को बहला फुसला करके वापस भेज देते हैं कि वह कहीं गया होगा, आ जाएगा, लेकिन एक मरा हुआ इंसान कैसे वापस आ सकता है।
इसलिए जब सुधालाई ने एक दो दिन के बाद जब वापस नहीं आया सुधालाई, तो रवि एक बार फिर शंकर के पास पहुंचा और सुधालाई के बारे में पूछने लगा। शंकर ने इस बार भी गोलमाल जवाब देकर के उसे वापस भेज दिया, लेकिन अब यह रवि का रूटीन बन गया था कि वह हर 2-3 दिन में शंकर के पास पहुंचकर सुधालाई के गायब होने की वजह पूछने लगा। और शंकर उसे बार बार अपने सवालों से तंग आ गया था। तो 14 मार्च 1988 को भी सुधालाई के मरने के 15 दिन बाद करीब रात को 9 बजे वह फिर शंकर के छोटे भाई मोहन के घर, जो कि रंगनाथपुरम में था, जो कि शंकर के घर से बस थोड़ी ही दूर पर था, वहां पहुंच गया और वहां पहुंचकर फिर सुधालाई के बारे में पूछने लगा। उस वक्त मोहन के घर पर मोहन के अलावा उसका बड़ा भाई गौरी शंकर, उसका जीजा एडलिन, शिवाजी और बाबू भी मौजूद था। वो सारे लोग वहां बैठकर शराब पी रहे थे। इस बार शंकर ने रवि के सवालों का जवाब देने की बजाय उसे सीधा अंदर बुला लेता है और उनसे बड़े प्यार से बात करने लगता है। उसके बाद उनका जब इसके बाद जब शंकर ने रवि को अपने साथ शराब पीने को ऑफर करता है, तो जिसके लिए वो तैयार हो जाता है, क्योंकि शायद फ्री की शराब हर किसी को अच्छी लगती है। फिर शंकर रवि को 1,000 रुपए का नोट पकड़ाकर उसे शराब लेने के लिए भेज देते हैं। और जब वह शराब लेने बाहर जाता है, तो इधर वह सारे मिलकर पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब रवि शराब लेकर के वापस पहुंचता है, तो वह सारे बैठकर शराब पीने लगते हैं और कुछ पैग पीने के बाद ही रवि को चढ़ जाती है और वो नशे में खुलकर बोलने लगता है। वो शंकर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब लोगों ने मिलकर ललिता और सुधालाई को मार डाला है। फिर वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि यह बात सिर्फ मुझ तक ही रहे, तो मुझे एक ऑटो खरीद करके दो, नहीं तो मैं यह बात पुलिस स्टेशन में भी जाकर बता सकता हूँ, और फिर जो कुछ भी आगे होगा उसके जिम्मेदार तुम सारे होगे। रवि ने नशे में यह बात बोल दी थी, मगर उसे यह नहीं पता था कि वह गलत आदमी को ब्लैकमेल कर रहा है। खैर, उसकी यह बात सुनकर शिवाजी उसे कहता है कि उसे ऑटो की डिमांड नहीं करनी चाहिए। तो रवि उससे कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। यह बात सुनकर शिवाजी को गुस्सा आ जाता है और वह रवि को एक जोरदार तमाचा मारता है। फिर वो सारे मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद मारने के बाद एडलिन उसके बाल पकड़कर उसे खींचकर बाथरूम की तरफ ले जाता है। इसके बाद उसे भी ठीक उसी तरह मौत के घाट उतार दिया जाता है जैसे उसके पार्टनर सुधालाई को मारा था। और एक आदमी उसके हाथ पकड़ता है और एक उसके पैर पर और उसके मुंह पर एक नाक को दबाता है, उसकी छाती पर बैठ जाता है और एक आदमी तौलिए से उसका गला दबाने लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद ही रवि दम तोड़ देता है। उसको मारने के बाद वो उसी रात एक दूसरे मिस्त्री को बुलवाकर उसे शराब छुपाने के लिए बोलकर बाथरूम के पास एक गड्ढा खुदवाकर और उसे के जाने के बाद वो लोग रवि की लाश को उसी गड्ढे में दफनाकर उसे बंद कर देते हैं और इस तरीके से रवि की कहानी को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही रवि की मां शंकर के पास पहुंच जाती है और अब वो उसके बारे में पूछताछ करने लगती है। अब वो फिर सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब उन्होंने सुधालाई को मारा, उसके पीछे रवि आया, अब उन्होंने उसे भी मारा तो उसके पीछे उसकी मां आ गई। वो सोचते हैं कि ऐसे तो कोई ना कोई तो आता ही रहेगा और कब तक ऐसे लोगों को मारते रहेंगे। लेकिन तभी मोहन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो क्या करता है कि रवि के नाम से उसकी मां को एक खत भेजता है और उसमें लिखता है कि वो नौकरी की तलाश में बॉम्बे निकल गया है और कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा। उनका यह आइडिया काम कर गया और जब रवि की मां को वो खत मिला, तब उन्होंने उन लोगों से रवि के बारे में पूछना बंद कर दिया। अब जब शंकर की सारी टेंशन खत्म हो गई, तब वो फिर अपने धंधे को बिना किसी के टांग अड़ाए चलाने लगा और उस वक्त तक उनका यह जिस्म फरोशी का धंधा अपने ऑल टाइम हाई पर था और उसके पास पैसा भी खूब आ रहा था। लेकिन तभी तारीख आती है 29 मई 1988 की। 29 मई 1988 को शंकर के कोठे पर काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम अनीता था, वो लगभग दोपहर के 3 बजे के आसपास एक कस्टमर को सर्विस देकर के वापस परियार नगर आ रही थी और एलबी रोड पर उतरने के बाद अनीता वहां से पैदल ही परियार नगर जाने लगी। लेकिन तभी उनके करीब एक ऑटो आकर रुकता है और उसमें से 3 आदमी उतरते हैं और वो तीनों अनीता को छेड़ने लगता है और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। ये तीनों लोग आपस में दोस्त थे और इसके नाम थे संपत मोहन, गोविंद राज, और ये तीनों वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर मंदाई में रहते थे। और जब ये तीनों एलबी रोड पर अनीता से बदतमीजी करने लगा, तो एडलिन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह भी अनीता के साथ ही था। मगर उन तीनों ने मिलकर एडलिन की पिटाई कर दी और इसलिए वो वहां से भाग गया। इसके बाद जब यह भागता भागता शंकर के पास पहुंचता है और उन्हें यह सारी बात बताता है, और यह सुनते ही शंकर की आंखों में खून उतर आता है, क्योंकि यह दूसरी बार था जब उन लोगों ने अनीता को छेड़ा था।
दरअसल उन तीनों आदमियों ने 6 दिन पहले भी अनीता को उसी रास्ते में बदतमीजी करने की कोशिश की थी और अनीता के अलावा भी कई लड़कियों को होटल से निकलने तक वह छेड़ा करता था। इसके अलावा शंकर जिस लॉज में अपनी लड़कियां भेजता, वह तीनों आदमी उन लॉजों में जाकर उनके मैनेजर को भी धमकाते थे। वह ऐसी लड़कियों को लॉज में आना बंद कर दे, इस तरह की बातें उनसे किया करते थे। शंकर को पहले भी इन लड़कों की शिकायत आती थी, पर उन्होंने उस वक्त तो इन्हें इग्नोर कर दिया। पर इस बार उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उनकी जीजा की पिटाई की थी। उन्होंने उसी वक्त एक लाठी डंडे लेकर अपनी गैंग के साथ एलबी रोड पहुंच जाता है और इसके बाद शरेआम पब्लिक के सामने ही अपनी गैंग के साथ मिलकर उन तीनों आदमियों की घेर कर उनकी डंडों से खूब पिटाई करता है। फिर शंकर अपनी गैंग के साथ उन तीनों को लेकर के मोहन के अवैध शराब के अड्डे पर पहुंचता है और वहां एक बार फिर सारे मिलकर उन तीनों लड़कों को डंडे से खूब मारते हैं और तब तक मारते हैं कि जब तक कि वो तीनों खून से लथपथ और अधमरा नहीं हो जाते। इसके बाद करीब शाम के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जब शंकर खून से लथपथ था, उन तीनों लोगों को ऑटो में भरता है और उन्हें लेकर के गांधी गली में अपने घर पहुंचता है और फिर उन्हें घर के स्टोर रूम में डाल करके बाहर से ताला लगा देते हैं। और इस बार उसे ऐसा करते हुए बहुत सारे लोगों ने देख लिया था, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्हें कोई खूनी हरकत दिन की रोशनी में और सबके सामने की थी। इसीलिए शंकर के घर के आगे लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन शंकर को यह पता था कि उनका इतना दबदबा है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इसी घमंड व गुरूर में वो बाकायदा उन तीनों को स्टोर रूम में बंद करने के बाद खून से लथपथ कपड़ों में ही बाहर आता है और सबको धमकी देता है कि किसी ने भी अपना मुंह खोला तो उसका भी यही हश्र होगा। जिसे सुनते ही वहां की भीड़ सारी गायब हो जाती है और इसके बाद रात करीब 10 बजे शंकर उन तीनों की हालत चेक करने के लिए स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उन तीनों लोगों में से 2 संपत और मोहन तो पहले ही मर चुके थे और उनमें से एक गोविंद राज अभी भी जिंदा था और दर्द से कराह रहा था। शंकर सोचता है कि जब 2 लोग मर चुके हैं तो उनको जिंदा रखकर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह बाद में उसके लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए शंकर उसी वक्त गोविंद राज का भी गला दाबकर उसे मार देता है और इसके बाद शंकर अपने गैंग के साथ करीब रात के 1:30 बजे उन तीनों की लाश लेकर के अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग, जो कि वहीं पास में ही बन रही थी, वहां पहुंचता है और उस बिल्डिंग के बेसमेंट में गड्ढा खोदकर उन तीनों को वहां पर दफना देता है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। लेकिन उधर जब ये तीनों लोग वापस घर नहीं पहुंचते हैं तो उनके घर वाले परेशान हो जाते हैं। 2 दिन बाद जब वह इस सब चीजों की खबर देने और जब रिपोर्ट लिखवाने तिरुवनंतपुरम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस कहती है कि यहाँ तो ऐसी कोई मारपीट की घटना हुई ही नहीं थी और वहां की पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है और उन लोगों को वापस भेज देती है। अब तक शंकर कुल मिलाकर 6 मर्डर कर चुका था, जिनमें से जो पहले 3 मर्डर थे उनके बारे में तो किसी का कुछ पता नहीं था और बाकी के 3 मर्डर का पता होने के बावजूद भी पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि पुलिस भी शंकर के एहसान तले दबी हुई थी। और कई बार इसी तरह की करप्ट सिस्टम और पुलिस की वजह से अपराधी खुले में घूमते रहते हैं और शंकर भी आराम से खुले में ही घूम रहा था। मगर तभी अचानक से मद्रास के अंदर एक नई घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल होता यह है कि मद्रास में पिछले कुछ महीनों के अंदर ही एक के बाद एक लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब होने लगती है। कहाँ गायब हुई किसी को नहीं पता और जब उसके घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस भी अपना काम अच्छे से नहीं करती है और कहती है कि इधर उधर गई होगी और जब होगी तो वो लोग आ जाएगी, लेकिन वो लड़कियां कभी वापस लौटी ही नहीं। और ऐसा करते करते कुल मिलाकर के 9 लड़कियां गायब हो जाती है और तब जाकर के पुलिस की नींद खुलती है। अच्छा, उस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में भी काफी उठापटक चल रही थी। एमजी रामचंद्र, जो कि साउथ के बहुत बड़े जाने माने एक्टर और पॉलिटिशियन थे, वो उस वक्त सरकार में मुख्यमंत्री थे। लेकिन दिसंबर 1987 में उनकी मौत के बाद राजनीतिक में खींचातानी शुरू हो गई और जब कोई बात नहीं बनती तो तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन की वजह से अब सारी पावर तमिलनाडु के गवर्नर के पास थी और उस वक्त जो वहां के गवर्नर थे वो थे पीसी अलेक्जेंडर। तो साल 1988 में एक के बाद एक 9 लड़कियां गायब होने का मामला सामने आने लगा, तो जरूर उसमें किसी सीरियल किलर का हाथ होगा और अब यह बात गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर के कानों तक पहुंची। तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया। उन्होंने इस मामले की तहकीकात की के लिए एक एसआईटी गठन किया, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसको कि मद्रास के डीआईजी यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जाफर अली लीड कर रहे थे। और उनकी उस टीम ने तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई दिनों की खोजबीन के बाद भी उन गायब लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला।
और ना ही उन्हें गायब करवाया गया, इसका भी कोई प्रूफ पुलिस के पास आया। उनका इसी बीच एक दिन होता यह है कि शांति नाम की एक लड़की मद्रास के ही टयापिट नाम के एक एरिया में एक रात के वक्त ट्रेलर के पास से अपना काम करवा करके पैदल ही वापस घर लौट रही थी। उसी दौरान जब उस इलाके से के पास एक ठेके के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक से उसके करीब एक ऑटो आकर के रुकता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ऑटो में से एक नकाबपोश आदमी उतरता है और उसे जबरदस्ती ऑटो में बिठाने लगता है। लेकिन वो लड़की हिम्मत दिखाती है और बचाव में शोर मचाने लगती है। उसका शोर सुनते ही जो लोग शराब की दुकान पे खड़े थे, वो लोग उस लड़की को बचाने के लिए दौड़ते हुए, जब वो नकाबपोश आदमी बहुत सारे आदमियों को दौड़ते हुए देखा, तो उस लड़की को वहीं छोड़ करके बहुत तेजी से वहां से भाग जाता है। और इसके बाद जब यह बात पुलिस तक पहुंचती है, तो स्पेशल टीम जो थी उस मिसिंग लड़कियों को ढूंढने के लिए बनाई गई थी। उन्हें लगता है कि जरूर उस ऑटो का कनेक्शन उस मिसिंग लड़कियों से होगा और उस रात शांति को भी उसी इरादे से उठाने के लिए आए थे। इसीलिए अब पुलिस की टीम तहकीकात के लिए सादी वर्दी में उस इलाके के उसी ठेके के पास पहुंच जाते हैं जहां से शांति को उठाने की कोशिश की गई थी। और जब वो लोग ठेके पर आए, लोगों से पूछताछ करते हैं, तो कुछ लोग दबी जुबान में गौरी शंकर का नाम लेते हैं। और जब यह पहली बार था जब उस स्पेशल टीम की रडार में गौरी शंकर का नाम आया हो। इसके बाद जब एसआईटी की टीम शंकर की कुंडली खंगालती है, तो कुछ करप्ट पुलिस वालों की मेहरबानी से उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिलता है जिसके बिना पर शंकर को उठाकर पूछताछ कर सके। मगर उसी दौरान उसके अलावा एक और ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से एसआईटी को शंकर को उठाने का मौका मिल जाता है। दरअसल जिस 3 आदमियों को शंकर ने सरेआम मार डाला था, उनके खिलाफ जब वहां की लोकल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उनके घर वालों को लगा कि अब वो लोग उन्हें कभी नहीं मिलने वाले हैं। यकीनन उन तीनों आदमियों में जो संपत था, उसकी बीवी हार नहीं मानती है और वो उन्हें यकीन था कि उसके पति के गायब होने के पीछे गौरी शंकर का हाथ है। और उसके इसलिए उन्होंने अपने पति और उनके दोनों दोस्तों के गायब होने के लगभग 1 महीने बाद जून 1988 में वो अपनी शिकायत की अर्जी लेकर के वहां के गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर के पास पहुंच जाती है। और जब इस अर्जी के जरिए उस बात पर स्पेशल टीम तक जब यह बात पहुंचती है, तो उनका शक गौरी शंकर पर और बढ़ जाता है और अब उसके पास गौरी शंकर के खिलाफ एक लिखित में कंप्लेंट थी। इत्तेफाक से उनकी टीम में आरी नाम के एक इंस्पेक्टर कांस्टेबल भी था और उन्हें शंकर के सारे ठिकानों के बारे में पता था। इसीलिए अब उस टीम ने कांस्टेबल आर के इंफॉर्मेशन के मदद से शंकर और उसकी गैंग पर नकेल कसनी शुरू कर दी। जिसके बाद 6 जुलाई 1988 को पुलिस तांबाराम बस स्टैंड से शंकर के एक मेंबर बाबू को अरेस्ट करती है। और जब उनसे पूछताछ शुरू होती है, तो लेकिन वो शंकर के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलता है। जिसके बाद पुलिस उसे डराती है और धमकाती है और कहती है, यदि तुम सरकारी गवाह बन जाओ और तो ठीक है, नहीं तो अपनी फांसी के लिए तैयार रहो। यह सुनकर बाबू टूट जाता है और वो पुलिस का साथ देने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो पुलिस को पूरी कहानी सुनाता है और तब जाकर के पुलिस को गौरी शंकर के बारे में पता चलता है कि वह कोई आम कातिल नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। और अब जब पुलिस के सामने शंकर का सारा काला चिट्ठा खुल गया, तो इसके बाद अगले ही दिन यानी 7 जुलाई 1988 को पुलिस गौरी शंकर को भी उनके परियार नगर वाले घर से अरेस्ट कर लेती है और अब पुलिस उनके घर की तलाशी करती है। एसआईटी को उनकी एक और कहानी के बारे में पता चलता है। दरअसल शंकर अपने पास एक डायरी मेंटेन करता था और उन डायरी में उन्होंने अब तक के जितने भी कत्ल किए हैं, उन सारी जानकारी उसमें उन्होंने लिखित में रखी थी। साथ ही जिन जिन पुलिस अधिकारी और नेताओं के साथ उनके गठजोड़ थे, उनकी भी सारी डिटेल्स वो उन डायरी में लिखा करता था। उस डायरी के अंदर उन्हें शंकर के साथ खिंचवाई हुई अलग अलग रैंक के पुलिस वालों की नेताओं की फोटो भी मिलती है और उसने उनको कितने पैसे दिए वो सारी उस डायरी में लिखा हुआ था। यहाँ तक कि उस डायरी में उन्होंने कई अधिकारियों और नेताओं को अपनी वेश्याओं के साथ कुछ प्राइवेट फोटो के भी सबूत के तौर पर रखा था, ताकि आगे चलकर जब इसकी जरूरत हो तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। जब एसआईटी को वो डायरी मिली, तब उन्होंने भी उस पुलिस और नेताओं के बीच के घालमेल का पता चला उन्हें,